अपने बाकी सब्जेक्ट के एग्जाम से फ्री होकर आप अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस में लगे हुए थे। देखें, जब आप थ्योरी का पेपर दे चुके होते हैं तो सिलेबस और उसका हर एक एंगल आप कवर कर चुके होते हैं, और अब इट्स टोटली ऑन यू कि आप उस चीज को कितना अच्छे से रिटेन करके आप उसको एमसीक्यू में पकड़ पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि जिन्होंने पूरे साल वक्त जाया नहीं किया है वो बहुत बेहतर तरीके से अप्रोच कर रहे होंगे। और जब आप थोड़ी सी भी एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस शुरू करते हैं, देन यू वेरी क्विकली रियलाइज कि इतना मुश्किल भी नहीं है, कि भाई ऐसा नहीं है कि 50 कॉन्सेप्ट एक चैप्टर में से आते हैं, बल्कि एक चैप्टर में से मुश्किल से 10-12 तरह के सवाल हैं जो बार बार आ रहे होते हैं। अब अब इस मुख्तसर से वक्त में मैं और आप मिलकर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पर वैल्यू एडिशन होगी, इसको जरा जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए या एमसीक्यू के जब आप तैयारी करते हैं पेपर वन की या एमसीक्यू पेपर की, तो उसकी बेहतरीन अप्रोच ये होती है कि जो चैप्टर्स आपके मुश्किल हैं, जो देखो हर बच्चे को अलग चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं। बाज वो बच्चे होते हैं जिनको कोई आसान चैप्टर भी मुश्किल लगता है, बाज वो बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअल में जो मुश्किल चैप्टर्स होते हैं वो मुश्किल लगते हैं। तो अब करना क्या होता है बेटा, तरीकाकार ये रहता है कि जो चैप्टर्स मुश्किल हैं, जो सेक्शंस मुश्किल हैं, उनकी टॉपिकल प्रैक्टिस की जाए और इसके अलावा ईयरली प्रैक्टिस की जाए। यानी अगर मैं आपके सामने लिस्ट अप करूं, 2 मिनट दे दें मुझे, तो कौन से चैप्टर्स हैं टू वॉच आउट उसकी बात करते हैं पहले। एमसीक्यू प्रोस्पेक्टिव से जो भी बात आज हम करेंगे ये एमसीक्यू के प्रोस्पेक्ट से होगी। मेरी स्क्रीन अगर आपके सामने आ जाए तो मुझे बताइएगा। कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? मेरी स्क्रीन आ रही है यस ना? सर। ओके, अच्छा। अब इस एस्पेक्ट से कि कौन से चैप्टर्स टू वॉच आउट वाले चैप्टर्स हैं उनको देख लेते हैं जरा जल्दी से, ताकि फिर उसके हवाले से आपको जस्ट जो हेल्प, जाहिर है बहुत कुछ तो कर रखा होगा आपने, नहीं कर रखा है तो बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, तो अब जो चैप्टर्स आपको अच्छे से सीक्यू एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, ये वो सेक्शन था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का जो अच्छे खासे बच्चों को परेशान करता है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से। फिर उसके बाद जो दूसरा सेक्शन ऑर्गेनिक का, दूसरा सेक्शन जो परेशान कुन है, दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन भी बच्चों के लिए एक परेशान कुन किस्म का हिस्सा है जिसमें बच्चे परेशान होते हैं एमसीक्यू के अंदर। तीसरा जो थोड़ा सा ज्यादा ही परेशान कुन है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑल्दो रिडॉक्स रिएक्शंस का जो चैप्टर है ये थ्योरी में इतना प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि थ्योरी के लिहाज से तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें थ्योरी बहुत ही सिलेक्टिव किस्म की थ्योरी है। बट एमसीक्यू में ये चैप्टर काफी ज्यादा परेशान कर देता है, और अगर आपको इसकी सही और स्मार्ट अप्रोच न पता हो तो आप इसमें मिस्टेक कर बैठते हैं। इसी तरह फिर कौन सा चैप्टर है आपके पास? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर चाहे आप थ्योरी कर रहे थे चाहे आप साइंस कर रहे थे, ठीक है, वो सारे ही बेटा ये क्या चैट में मुझे क्या नजर आ रहा है बेटा? बेटा ये मैं फिर क्लास मैंने एंड कर देनी है और फिर आप सबका लॉस हो जाएगा इसके चक्कर में। मुझे चैट में कोई फजूल मैसेज नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये क्लास अभी यहीं एंड हो जाएगी। ठीक है, फिर बैठे रहना तुम लोग। सर ये अपनी तरबियत दिखा रहे हैं। तो सर इधर एसिड बेसिस एंड, बस ठीक है, बस खामोश रहे। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आ गया बेटा। उसके बाद हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर हमें वॉच आउट वाला चैप्टर है एमसीक्यू के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोलिसिस। और इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। ऑल्दो केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी बेसिक, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्चुअली उसमें गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, इन चैप्टर्स के अलावा जो चैप्टर्स हैं वो अगर आप ईयरली प्रैक्टिस में भी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल, अच्छा इसी तरह एक और चैप्टर रह गया, सॉरी, मेटल्स एंड रिएक्टिविटी। बेटा आउट ऑफ द होल syllabus of O level chemistry, these are the chapters which I would like everybody to practice from topical participles
और टॉपिकल वर्कशीट्स जो आप सबके पास पूरे साल मौजूद रही हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स, इनके क्वेश्चंस यूजुअली बच्चों को फंसा देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो आप जानते हैं कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस पेपर वन में, अब थ्योरी में अपना एमसीक्यू में आएंगे। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। एसिड बेसिस से भी 2 to 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस से भी 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग से भी 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे। और मेटल्स एंड रिएक्टिविटी से भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस को जोड़ें तो आउट ऑफ 40 ऑलमोस्ट 20 से यानी 16 क्वेश्चंस इन सेक्शन से बनते हैं। यस, एक चैप्टर बिल्कुल रह गया। वेरी गुड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। दैट इज मोल्स। यस, मोल्स एंड स्टिशियोमेट्री। ठीक है, अगेन थ्योरी का पेपर दे लेने के बाद आई एक्सपेक्ट एवरीबडी के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को भी कोई मसला नहीं होगा। तो अब आप जो तैयारी कर रहे हैं और अब तक जो गैप में आप कर रहे थे, उसमें आप इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें कि मेक श्योर करें कि ये चैप्टर्स आपने टॉपिकल शीट से प्रैक्टिस किए हों। कि इन 3 क्वेश्चन ही अभी नहीं आ रहा पे जाएंगे तो जो मुश्किल चैप्टर्स जो टॉपिकल हैं वो लाजमी तौर पर कंप्लीट करें इन चैप्टर्स के पास पेपर्स। और इन चैप्टर्स के पास पेपर कंप्लीट करने के बाद आप ईएलडी करें। मेरी आवाज नहीं आ रही? एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? सर आवाज नहीं आ रहा था अभी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, मेरी यस सर। तो बेटा ठीक है, ये बात अच्छे से समझ, उम्मीद है कि आ गई होगी। तो आज मैं और आप क्या करेंगे, ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स लिखे हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि आज पहला मेरे साथ तुम जो सेशन कर रहे हो इसमें हम ये जो 4 टॉपिक्स हैं इनमें से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कल फिर से एक सेशन कराऊंगा जिसमें हम इन 4 की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इन 4 इस तरह से उम्मीद ये है, और इन चारों में से हम 10 15 15 क्वेश्चन हर टॉपिक में से करेंगे, just to randomly revise all the concepts related to this chapter. Once we are done with that, तो इंशाल्लाह 20 कर रहे हैं अगर आप हैं, अगर आप ए स्टार के जो है जा रहे हैं तो आपका एवरेज स्कोर शुड बी 35 और 35 प्लस। बस इस अप्रोच से आपने करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा हो जाएगा। तो आज मैं आपको शुरू में के ये जो टॉपिक्स हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ऑर्गेनिक रेडॉक्स एंड मोल्स इन स्टिशियोमेट्री, ये 4 टॉपिक्स के हम 10 15 15 सवाल उठा के दरमियान से करेंगे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े रिफ्रेश हो जाएं, थोड़ी अप्रोचेस रिफ्रेश हो जाएं। और इसी तरह कल के सेशन में हम इन 4 की करेंगे। तो ये 8 टॉपिक्स, 8 टॉपिक्स जो हैं ये आपके आउट ऑफ 40 आधा पेपर है, या मिनिमम भी 18 क्वेश्चंस हैं। 18 क्वेश्चंस, बाकी जो 22 क्वेश्चंस बच जाते हैं उसमें कैसे चैप्टर्स हैं? एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, पार्टिकल नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये चैप्टर्स फिर उन एमसीक्यू के लिए आते हैं, और उम्मीद है कि आप वहां पर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनके लिए फिर आप ईयरली में भी कर रहे हैं, तो क्योंकि वो चैप्टर्स छोटे हैं, तो अगर आप ईयरली पास पेपर में भी उनके 1 1 2 2 क्वेश्चंस करते जाते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी जहां तक ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स बहरहाल प्रॉब्लमैटिक हैं। तो बस विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट।
ठीक है, मेरे पास इस वक्त जो आपके सामने शीट आ रही है, अब देखो आपके सामने आ गया क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, और इसमें मल्टीपल सब टॉपिक्स हैं। मैं हर सब टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपकी अप्रोच पक्की हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। देखो यूजुअली क्या होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगते हैं, क्योंकि उसको वो देखने में लग रहा होता है कि वो एक्चुअली क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन आपको अगर सवाल समझ आ जाए तो वो एक्चुअली मुश्किल नहीं होता, बल्कि डायग्राम खुद एक अपने आप में हिंट होती है। लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा क्वेश्चन आप देख रहे हैं 21 में आया हुआ है, द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम। अब देखो सवाल कहीं से शुरू करेगा, जवाब कहीं आएगा। द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग द फैक्ट दैट व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसने क्या कहा कि भाई जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब कहता है विच एपरेटस इज यूज्ड फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन, कौन सा एपरेटस इस इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, अब गौर से देख लेते हैं मेरे बच्चे, फॉर्मूला निकालना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फॉर्मूला निकालना है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आपके सामने 3 एपरेटस दिए हुए 1 2 3, और ऑप्शन जो चॉइस में है वो 1 2 3 भी है, 1 2 भी है, 1 3 भी है, 2 एंड 3 भी है। तो अप्रोच क्या है, यूजुअली यही वो क्वेश्चन है जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। मुझे बताइए, जब आप किसी कंपाउंड का फॉर्मूला निकालते हैं तो उस कंपाउंड का आपको क्या चाहिए होता है, मुझे बताइए क्या डेटा चाहिए होता है उस कंपाउंड का। जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तो क्या डेटा आपको चाहिए होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस में क्या डेटा गिवन होता है, मास। क्या गिवन होता है, मास, या फिर क्या गिवन होनी चाहिए, मोल। मेरी बात को गौर सुनना, मास या क्या होना चाहिए, मोल। अब मास, अगर मास मेजर करना है तो मास के लिए आप डायरेक्टली मास भी निकाल सकते हो, और अगर मोल्स मेजर करने हैं, मोल्स, तो मोल्स फिर आप मास के थ्रू भी निकाल सकते हो। और ऑक्सीजन जो कि गैस है, तो गैस का क्या वॉल्यूम के थ्रू भी मोल्स निकल सकते हैं, यस और नो। क्या गैस के वॉल्यूम के थ्रू भी मोल्स निकल सकते हैं बेटा, यस और नो। बिल्कुल Yes, निकल sir. सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो एपरेटस मास वाला हो या वॉल्यूम वाला हो। तो अब मुझे बताइए कि ये जो क्रूसिबल वाला है, क्या मैं इस पे मास निकाल सकता हूँ या वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। क्या मेरे पास कोई ऐसा सेटअप यहाँ लगा हुआ है जिससे मास या वॉल्यूम निकल आए, नहीं। तो इसका मतलब मेरा ये जो डायग्राम है वो इनकरेक्ट हो गया। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मास, और यहां से क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो इसका मतलब 1 and 2 कैन बी यूज्ड। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में यूजुअली बच्चे घबराते हैं। चले आगे, विच स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर इज करेक्ट, दिस शुड बी अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस इट बिकम्स सॉलिड। अच्छा, एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब का कांसेप्ट याद कर लेते हैं। याद रखो, जब सॉलिड लिक्विड में जाता है, लिक्विड गैस में जाता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, जल्दी जल्दी बताओ। Release. एनर्जी रिलीज होती है। कौन है भाई, सॉलिड को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप एनर्जी रिलीज कराते हो या एनर्जी देते हो, गर्म करते हो, हीट करते हो, जल्दी बताओ। एनर्जी क्या होती है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसका मतलब है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। तो जब आप रिवर्स में जाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बोलो। रिवर्स में जाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस। जी हरीश, Yes. हारिस, जरार, ठीक है। देखो अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। भाई सॉलिड से लिक्विड कैसे जाते हो, एनर्जी देते हो, गर्म करते हो, फिर सॉलिड से लिक्विड बनता है। तो इसका मतलब है सॉलिड से लिक्विड बनेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके, लिक्विड से गैस बनेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और जब आप रिवर्स में कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्या कहा उसने, व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस। देखो रिवर्स कन्वर्जन की बात कर रहा है, लिक्विड की फ्रीजिंग की बात कर रहा है। इट बिकम्स सॉलिड एंड एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग। ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, बोलो बेटा। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट। Sir. यस इट इज करेक्ट। लेकिन याद रखना, एमसीक्यू के अंदर इट्स मेक दिस रूल कि जब भी आप, ये मैंने पहले भी बताया है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग एन एमसीक्यू, अगर तुम्हें लगता है पहला स्टेटमेंट ठीक है, डू नॉट जंप इनटू द आंसर, रादर रीड ऑल द ऑप्शंस। क्या पता अगले क्वेश्चन में वो आंसर और उसके साथ कोई और स्टेटमेंट भी जुड़ी हुई हो। आगे देखते हैं, व्हेन अ लिक्विड रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट बिकम्स अ गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसका पहला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन क्या दूसरा हिस्सा ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर इवेपोरेशन कहलाती है क्या, बॉइलिंग पॉइंट पर इट इज कॉल्ड बॉइलिंग, यस और ओके। व्हेन अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू अ गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
क्या सॉलिड का गैस कंडेंसेशन कहलाता है प्रोसेस? नो। No. When a solid melts, the particles get further apart and have less energy. जब सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो पार्टिकल दूर जाते हैं या नहीं जाते? यस और नो? No. हाँ, पार्टिकल मूव Yes. अपार्ट तो करते हैं ना बेटा। जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो पार्टिकल दूर जाते हैं, पार्टिकल्स मूव अपार्ट। बट क्या दे हैव लेस एनर्जी? क्या वो पार्टिकल्स की एनर्जी लेस होती है? नहीं, पार्टिकल की एनर्जी तो बढ़ जाती है। क्या ये बात समझते हो? क्योंकि पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जब पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सुनने में देखने में क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं, लेकिन इनमें बारीक बारीक ट्रिक होती है। तो बहरहाल कंफ्यूजन क्या हो गया कि पहला स्टेटमेंट ही ठीक था। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बेटा ये समझ आता है सबको? Yes. Yes. चलो, Yes. एक और Sir. क्वेश्चन देखते हैं एपरेटस वाला। विच पीस, ये तो आप वैसे ही बता देंगे 28.2। अब आप एटीपी भी दे चुके हैं भाई। इतना अगर मेजर करना है, स्टूडेंट हैज टू मेजर 28.2 cm³ ऑफ एक्वस सोडियम ब्रोमाइड। बेटा इतना डेसिमल में लेना हो तो कौन सा एपरेटस यूज करते हैं? शाबाश, ब्यूरेट करते हैं। तो ये क्या है? बीकर है। ये क्या है? पिपेट है। ये मेजरिंग सिलेंडर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्यूरेट हो जाएगा। फिर इसी तरह कहता है स्टूडेंट नीड्स टू मेजर 17.60 cm³ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देख लेना कि आपका लिक्विड मेजर हो रहा है, कहीं सॉलिड तो नहीं हो रहा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? लिक्विड होता है। तो अगेन इसको मेजर करने के लिए भी क्या चाहिए होगा? बोलो बेटा, ब्यूरेट ही चाहिए होगा। पानी भिजवा दो यार ठंडा जरा, पानी भिजवा दो भाई ठंडा जरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। अब ये है असल में मैंने कराने थे ये। इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे ज्यादा बच्चे उसमें फंस जाते हैं, और इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं खुद ही करा दूं। देखो बेटा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसकी लॉजिक एक बार समझ लीजिए। याद रखें, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? मुझे बताएं, एसिड होगा बेस होगा? मेटल की ऑक्साइड एसिड होती है बेस होती है? बेस सर, बेस बेसिकली सर। बेस होती है, ठीक है। कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होता है? बेस होता है। तो बेस है तो एसिड को ये डिसॉल्व कर सकता है, एसिड को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो खुद एक एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा हुआ था कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी मॉइस्चर को रिमूव करना हो तो इसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इतनी बात आपको याद रहती है तो आए देखते हैं क्या कहता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है? एसिड या बेस? सल्फर डाइऑक्साइड कैसी गैस होगी? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। एसिडिक। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं अब्दुल शकूर, हमने पढ़ा था वो क्या होती हैं? SO2 SO3 एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं। इज प्रिपेयर्ड, देखो कहता है सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया जा रहा है बाय हीटिंग सोडियम सल्फाइड। आपको फॉर्मूला नहीं दिया गया, आपको जरूरत भी नहीं है। विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना, केमिस्ट्री बहुत फूक फूक के करना। पेपर 2 इसका इजी होता है, पेपर 1 चाहे कितना ही आसान लगे, आप उसमें बहुत सारे ब्लंडर्स करते हैं क्योंकि आप स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है। आगे उसने बता दिया इट इज एन एसिडिक गैस। कहता है ये एक एसिडिक गैस है, ठीक है। कौन सी गैस एसिडिक है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर कहता है सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर डेंस देन एयर। मोर डेंस देन एयर का मतलब क्या हो गया? डाउनवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट होगी, अपवर्ड डिलीवरी से होगी? डाउनवर्ड। हाँ भाई, डाउनवर्ड। विच सेट ऑफ apparatus should be is suitable for preparing and collecting dry sample of aqueous sodium hydroxide, sorry aqueous sulfur dioxide। हमें ड्राई सैंपल कलेक्ट करना है यानी इसमें मॉइस्चर भी ना हो। तो सबसे पहले ऑप्शन जो रूल आउट हो जाएगा वो कौन सा होगा? ये वाला। व्हाई दिस वन? बिकॉज यहाँ पर जो गैस की कलेक्शन हो रही है वो किससे हो रही है बेटा? अपवर्ड डिलीवरी से। तो आपको जब उसने पहला हिंट दिया डाउनवर्ड डिलीवरी वाला, तो ऑप्शन डी रूल आउट हो गया। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes. चलो, अच्छा अब आ जाए ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिए एक एसिडिक गैस है। यहाँ पर वो गैस बनेगी, गैस बन करके जब यहाँ से पहले इस टेस्ट ट्यूब में आएगी, ये बेस है। तो क्या बेस एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिएक्ट कर जाएगा? यस और नो? Yes, sir. भाई ये बेस है और सल्फर डाइऑक्साइड एसिड है, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा रूल आउट हो जाएगा। आगे चलो, आगे चलते हैं। इस ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में क्या हुआ? आपका सोडियम सल्फाइड और अल्लाह भला करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने से बनी होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बनी होगी वो यहाँ से आई होगी यूं करके,
और इस कंटेनर के अंदर गई। इस कंटेनर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, जो क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को, यानी ड्राई गैस को कलेक्ट करना है ना, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर जो ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि एसिड है तो सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो जो ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगी। यस और नो? यहाँ पर जो मॉइस्चर होगा वो Yes, sir. एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर वाटर H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज आएगी। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी के अंदर भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है आपको कि जनाब अली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी। तो मालूम हुआ कि ऑप्शन ए और डी तो गलत थे, लेकिन बी और सी में कलेक्शन ऑफ गैस तो ठीक है, लेकिन यानी डिफरेंस कहाँ आ रहा है बेटा? डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले से डला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब आप सोडियम सल्फाइड डालेंगे तो वो सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आप डालेंगे तो स्टॉपर लगा हुआ है। तो मालूम हुआ सोडियम सल्फाइड यहाँ एंटर नहीं हो पाएगा, इसीलिए रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, डिलीवरी में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, क्या ये बात समझ आती है? डिलीवरी वाले पार्ट में ये दोनों सेम है, Yes, sir. बट जो हमारा ये पार्ट है वो ऑप्शन बी में करेक्ट है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? जल्दी से बोलेंगे, ऑप्शन बी। इज दैट B. क्लियर? बी। Yes, sir. चले बेटा आगे चलते हैं। Sir? बी से गैस निकल नहीं, अच्छा ये एक सवाल आ रहा है कि गैस निकल नहीं जाएगी। मेरे भाई गैस कलेक्ट करनी है तो कलेक्शन दोनों में होगा, जब तक गैस कलेक्ट हो रही है टेस्ट ट्यूब रहेगी, कलेक्ट करके जमा करना है, बाद में इसके ऊपर कैप लगा देंगे। जी सवाल पूछ लें। सर मुझे ये एक Sir, बार समझ एक एक करके पूछें, अहमद पहले पूछ लें। जी अहमद बोले। सर यार मुझे ये पहला पार्ट समझ नहीं है सर। ए ए वाला पार्ट ऑप्शन समझ नहीं आया बेटा? ए जी वाले में क्या है, दरमियान में रखी हुई बेस, ठीक है, दरमियान में रखी हुई बेस, तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और बनने के बाद जब इसके ऊपर से गुजरेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब बनने के बाद गुजरेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बेस होगा वो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड आगे आगे पास ऑन ही नहीं हो पाएगी। समझ गए? ओके सर। जी Sir, दूसरा ऐसा सवाल नहीं हो किसी बच्ची का आ रहा था, बोले। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्टॉपर से पहले मतलब हम गैस आने दें और उसके बाद स्टॉपर लगाएं? ये भी तो सोच सकते हैं इस तरीके से। नहीं तो फिर ऑप्शन बी को कैसे रूल आउट करोगी, ये बताओ मुझे। भाई एक ही आंसर रखोगी ना या दो आंसर रख लोगी? गैस दोनों तरफ एस्केप हो सकती है। स्केप का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वॉल्यूम थोड़ी मेजर करना है, कलेक्शन है, वॉल्यूम थोड़ी मेजर करना है बेटा। वॉल्यूम मेजरमेंट में होता है कि स्केप हो रही है, अभी स्केप से कोई वास्ता नहीं। ठीक है, ओके देखो सर, ना, थैंक यू। हैवियर हैवियर गैस है ना, हैवियर गैस है तो खुद से कैसे स्केप होगी, कलेक्ट होगी ठहरेगी ना यहाँ पर। ठीक है, चलो जी सर। नेक्स्ट डायग्राम। द डायग्राम शोज 4 डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग गैसेस। बेटा कलेक्शन के 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। Which method is suitable for collecting a gas which has the properties described? A method for collecting gas, अब ऑप्शन 1 दिया हुआ है less dense than air and soluble in water। जो less dense होती है क्या वो 1 से कलेक्ट होगी? जो गैस लेस डेंस देन एयर हो, क्या वो तरीके नंबर 1 से, मेथड नंबर 1 से कलेक्ट होगी? बोलो बेटा, नहीं होगी नो ना? सर। ओके, दूसरा देखें, डेंसर देन एयर, ऑप्शन जो 2 है, डेंसर देन एयर एंड सॉल्युबल इन वाटर। जो डेंसर हो एयर से और सॉल्युबल हो वाटर में, तो डेंसर के लिए नॉर्मली ऑप्शन 1 होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। फिर आ जाए ऑप्शन 3 पर, तो लेस डेंस देन एयर एंड सॉल्युबल इन वाटर। तो भाई जो गैस वाटर में सॉल्युबल होती है, क्या उसे इस मेथड से कलेक्ट किया जाता है? नहीं किया जाता। ये कौन से मेथड के कौन से गैसेस के लिए होता है? जो वाटर में क्या होती है बेटा? इनसॉल्युबल। यस और नो? उसके बाद इसका मतलब यस। ये भी गलत हो यस। गया, डी पे आ जाए। ठीक है, डेंसर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ओए होए, ऑप्शन 4 कह रहा है डेंसर, नहीं इसमें तो गड़बड़ हो गई, दोबारा देखिएगा। ये कहता है डेंसर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। डेंसर देने का मतलब क्या है? एयर से भारी है,
एयर से भारी होने का मतलब क्या हुआ कि डाउनवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट होगी। हाँ जी, हमने एक मिस्टेक कर दी है, करेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, डेंसर देन, इसीलिए सारे ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है। डेंसर देन एयर है और इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो डेंसर वाला अपवर्ड डिलीवरी से तो कलेक्ट नहीं हो सकता ना बेटा, डाउनवर्ड डिलीवरी से होगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। हेलो? ठीक है, तो ये वाला तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया, हमने ऊपर कहीं मिस्टेक कर दी है। ऑप्शन वन में हमने क्या लिखा था? लेस डेंस देन, लेस डेंस देन एयर। लेस डेंस का मतलब क्या हो गया कि हवा से हल्की है। जब हवा से हल्की है इट शुड बी कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिलीवरी, तो यस दैट इज रॉन्ग। अब ऑप्शन टू में हम फंसे हैं, डेंसर देन एयर एंड सॉल्युबल इन वाटर, और ऑप्शन थ्री है लेस डेंस देन एयर एंड सॉल्युबल इन वाटर। बेटा अगर वाटर में सॉल्युबल होगी तो क्या यहाँ पर डिजोल्व नहीं हो जाएगी? बोलो बेटा, अगर वाटर में सॉल्युबल होगी तो यहाँ डिजोल्व हो जाएगी ना, कलेक्ट तो नहीं होगी। यस और नो? तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन थ्री गलत है। अलबत्ता जो ऑप्शन बी है दैट इज द राइट आंसर। व्हाई राइट आंसर? क्योंकि अगर एक गैस डेंसर देन एयर है तो वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट होती है, या फिर वो सिरिंज के थ्रू कलेक्ट होती है। जब आप एक्सपेरिमेंट में देखते हैं तो सिरिंज में वो गैस कलेक्ट हो जाती है। यस और नो? आपने ऑप्शन वन, थ्री और फोर को दोबारा से चेक किया और उस बेसिस पर आपने फैसला कर लिया। क्लियर है बेटा? यस सर। जी बेटा, बाकी सारे बच्चों को क्लियर है? एक ही बच्ची की आवाज आ रही है, यस सर। फरीहा, यस सर। हरियाणा। ओके चलो आगे चल। अच्छा जी, अब एक आध क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आपको लेकर। व्हेन हीटेड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, अ वाइट पाउडर। ठीक है, a student investigate the change in mass that occurs during the reaction. He is given a balance and three set of apparatus shown. उसको एक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है जी, चेंज इन मास निकालना है, और कहता है विच सेट ऑफ apparatus आर सुटेबल फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। कौन सा apparatus के सेट्स जो हैं वो इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल है। जी देखिए, मैग्नीशियम यहां पर हीट कर रहे हैं, ठीक है, एयर पास कर रहे हैं, बताइए रिएक्शन हो जाएगा एक्सपेरिमेंट टू में? यस और नो? रिएक्शन हो जाएगा एक्सपेरिमेंट टू में? जी Yes. सर। यस ओके, यहां देखिए बर्निंग मैग्नीशियम है। बर्निंग मैग्नीशियम का मतलब ऑलरेडी एनर्जी मिली हुई है। ऑलरेडी जब एनर्जी मिली हुई है तो सराउंडिंग में क्या मौजूद है? एयर। जब सराउंडिंग में एयर मौजूद है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्शन हो जाएगा। यस और नो? हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, अब जरा तीसरे ऑप्शन को देखिए। तीसरे ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि क्या हो रहा है। मैग्नीशियम है, हीट कर रहे हैं उसको, क्रूसिबल है, और जनाबे आली नीचे से हीट कर रहे हैं ट्राइपॉड स्टैंड पे। रिएक्शन होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए। नहीं होगा क्योंकि लेट नहीं लगी होगा हुई है, सर। तो एयर का मतलब नहीं क्या होगा इससे क्या कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या ये मेंशन है कहीं पर कि अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ है? बोलो बेटा, नो सर। क्या ये नहीं? और क्या मैग्नीशियम सराउंडिंग एयर से, यहाँ जो भी एयर मौजूद होगी क्या उससे रिएक्ट नहीं करेगा? क्या अगर एक पॉट लगा हो, एक टेस्ट ट्यूब में हम सेटअप करेगा देखते सर। हैं, तो क्या उसमें एयर नहीं होती? बिल्कुल होती है। हीट भी आप कर रहे हैं, मैग्नीशियम भी हीटेड है। ये ऑप्शन दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जो अकलमंद बच्चा होगा वो क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं करते। अगर अच्छा कोई बच्चा कहता सर मैं वन और टू पे जाऊंगा, तो वन और टू पे कैसे जाओगे भाई? वन और टू का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी अच्छे से कि मैग्नीशियम का रिएक्शन जो है वो कहाँ होगा? तीनों के तीनों रिएक्शन में हो जाएगा। यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर चलो अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, उसके क्वेश्चंस करते हैं। इन टॉपिक्स को पूरा पूरा करना है आपने। कुछ क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चंस। 2 से 3 क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का ही पार्ट है ये भी। आगे देखिए बेटा, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ क्रोमेटोग्राम ऑफ द कलर्ड एसिड्स प्रेजेंट इन अ ड्रिंक। द क्रोमेटोग्राम हैज बीन ट्रीटेड विद अ लोकेटिंग एजेंट। लोकेटिंग एजेंट क्या होता था? जो कि स्पॉट्स को लोकेट करता है। अ टेबल ऑफ आरएफ वैल्यूज फॉर द पॉसिबल एसिड्स इज गिवन। आपको ये आरएफ वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब 1 2 3 विच एसिड आर प्रेजेंट इन द ड्रिंक। बेटा ये जब एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे? अभी यहां तो मैं स्क्रीन पे नहीं करा सकता, लेकिन मेथड बता सकता हूं। कैसे करते थे यार? आरएफ वैल्यू कैसे निकालते थे?
आप ये स्केल रख के ये डिस्टेंस मेजर करोगे और स्केल रखकर ये डिस्टेंस मेजर करोगे, यस और नो, और फिर दोनों को डिवाइड करोगे और डिवाइड करने से पता चलेगा तुम्हें वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपके पास 0.33 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? इसी तरह आप ये स्केल रख के वैल्यूज निकालोगे, वैल्यूज निकालने कर आपको 3 RF वैल्यूज मिलेंगी। उन RF वैल्यूज को आप इनमें से कंपेयर करोगे, आपको पता चलेगा कि कौन से एसिड्स का ये RF वैल्यू है। इज दैट क्लियर? अप्रोच क्लियर है Yes, sir. बेटा? अप्रोच क्लियर है कैसे करना है? आपको टेबल भी इसीलिए दिया हुआ है। चलें आगे देखते हैं। कहता है पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड प्रोड्यूस फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड का मिक्सचर बनाया है। अब कहता है विच एपरेटस इज नीडेड, कौन से एपरेटस की जरूरत पड़ेगी? अब ऑप्शंस दिए हुए, क्रोमेटोग्राफी पेपर जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। लोकेटिंग एजेंट यस, लेकिन क्या मार्कर पेन चाहिए होगा हमें? बोलो बेटा, क्या मार्कर पेन चाहिए होगा हमें? नो। No, sir. सॉल्वेंट तो चाहिए होगा, तो इसका मतलब मार्कर पेन की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आगे चलें, क्रोमेटोग्राफी पेपर, लोकेटिंग एजेंट, पेंसिल, रूलर और सॉल्वेंट, क्या ये सब चाहिए होगा हमें? यस यस। यस। आगे देखें, क्रोमेटोग्राफी पेपर, लोकेटिंग एजेंट, रूलर, सॉल्वेंट, थर्मोमीटर, क्या इसमें थर्मोमीटर का कोई रोल होता है क्रोमेटोग्राफी में? नहीं No, होता। sir. तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। इज दैट क्लियर? तो इसलिए RF वैल्यू का हिसाब किताब बड़ा आसानी से आप कर लेंगे। क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं होते, कंपेयर करने के लिए आता है, आपने पहले भी देखे हुए, तो उम्मीद है कि आपको बॉदर नहीं करेंगे। एक आध क्वेश्चन में और दिखा देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन देख लें। द डायग्राम शो अ क्रोमेटोग्राम ऑफ सेवरल इंक्स। ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ब्राउन है, ग्रीन है, रेड है, येलो। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कहता है ब्लैक इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ग्रीन, रेड एंड येलो इंक। ब्लैक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ग्रीन। अब जरा ग्रीन देखें, क्या ग्रीन का स्पॉट दोनों मैच हो रहे हैं ब्लैक से? यस और नो? रेड को देखें तो रेड का एक स्पॉट मैच हो रहा है और एक स्पॉट मैच नहीं हो रहा, और येलो का एक स्पॉट मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसमें रेड का एक स्पॉट मैच नहीं हो रहा। चलो आगे देखते हैं। ब्राउन इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ब्लू एंड रेड। ब्राउन को जो है देखते हैं कि कहता है ब्राउन को बना सकते हैं किसको मिक्स करके? ब्लू एंड रेड। तो ब्राउन ये आ गया आपके पास, ठीक है, और ब्लू आपके पास है ये दोनों, और अल्लाह भला करे रेड आपके पास फिर से ये है, ये वाला मैच नहीं हो रहा, एक स्पॉट अभी भी मिसमैच हो रहा है। फिर आगे चलें, येलो इंक कैन बी यूज टू मेक ब्राउन इंक। येलो इंक को ब्राउन इंक बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ब्राउन अगेन ये आ गया और येलो ये आ गया, येलो का स्पॉट मैच नहीं हो रहा। येलो इंक मे बी प्रेजेंट इन ग्रीन इंक। येलो इंक मे बी प्रेजेंट इन ग्रीन इंक। तो ग्रीन इंक को आप देखें तो येलो उसमें शामिल है या नहीं है? बोलो बेटा। यस। Yes, sir. तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने में आते हैं, ये आपको उम्मीद है कि अंदाजा हो गया होगा। अब उसके बाद आ जाएं, थोड़ा सा आइंस वाले वाले कराता हूं मैं आपको। ओहो, इस तरह की डायग्राम देख के घबराना नहीं है, डिलीवरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड होती हैं। ये देख, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस और गैसेस से लाजमी सवाल आते हैं। यानी सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में से जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस से रिलेटेड होते हैं। चलें जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस के लिए दो तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। एक तो आपको जो आइंस के कलर वगैरह लिखाए थे वो याद होनी चाहिए। दूसरा बेटा आपको याद होना चाहिए जो सॉलिबिलिटी हमने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, और आइंस के टेस्ट। कहता है व्हेन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत मुश्किल लगते हैं, इज एडेड टू एक्वस कंपाउंड एक्स, दूसरा कंपाउंड एक्स है, हमें पता नहीं है, अ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। यहां एग्जामिनर ने हमारे लिए आसानी कर दी। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका बनता है? आयरन 3 का। बोलो बेटा, आयरन 3 का, यस और नो? 3+ का। ओके, व्हेन अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड, ठीक है, व्हेन अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड, बेरियम नाइट्रेट by aqueous barium, sorry, when a dilute nitric acid followed by aqueous barium nitrate is added, aqueous compound X, a white precipitate is formed.
हाँ भाई, बेरियम नाइट्रेट वाला किसका टेस्ट था? सल्फेट का, याद करो, सल्फेट का, जिसमें बेरियम नाइट्रेट डालते हैं, सल्फेट का। तो आपका सॉल्ट कौन सा बना? आयरन 3 सल्फेट, यस और नो? कहता है व्हाट इज एक्स, कौन सा सॉल्ट था एक्स? तो ये दो आपके रूल आउट हो गए, क्रोमियम वाले, आयरन 3 क्लोराइड या आयरन 3 सल्फेट। कौन सा आंसर होगा करेक्ट? आयरन 3 सल्फेट। क्या ये अप्रोच समझ आई? हाँ भाई, अलियान, जी सर। मुस्तजाब, बरा, अहद। भाई आइंस सर के जो मुझे टेस्ट आपने पढ़े थे उसी के बेसिस पे किया ना आपने। पहले आपको पॉजिटिव आइन डिटेक्ट करा दिया उसने, बाद में नेगेटिव आइन डिटेक्ट करा दिया। इस्माइल क्लियर है भाई? मनाहल, इस्माइल एंड एवरीबॉडी एल्स। चलो आगे देखते हैं। इस तरह में बड़े मुश्किल होते हैं बच्चों को करने में। चलो आगे देखें। एक्वस ब्रोमीन इज एडेड टू एक्वस सोडियम क्लोराइड, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सोडियम क्लोराइड में अब देखो इसका ताल्लुक जो है वो किससे आ जाता है? आपके रिएक्टिविटी वाले चैप्टर से। बेहतर ये है कि जहां रिएक्शन की बात हो रही हो वहां रिएक्शन लिख लो। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? आपने ग्रुप 7 की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है ना कि हेलोजन लेस रिएक्टिव हेलोजन मोर रिएक्टिव को नहीं निकाल पाता, और मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को निकाल देता है। तो बताइए एक्वस ब्रोमीन सोडियम क्लोराइड में ऐड हो तो रिएक्शन होगा? नो। नहीं होगा। रीजन आपको याद करें, रिएक्टिविटी क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें फ्लोरीन सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो दिस लेस रिएक्टिव कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव। तो बेटा फिर आपको जब कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप क्या कहेंगे? ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज, ब्रोमीन इज रिड्यूस। नो, क्या होगा? नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस। कोई भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा मतलब तो रिएक्शन हो गया ना, रिएक्शन तो होगा ही नहीं। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। यस और नो? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। कंपाउंड एक्स, जुनैरा तुम्हें बात समझ आ रही है बेटा? मनाहल, हरियाणा, बात क्लियर है जी यहां तक? सर। महनूर, फरिया पराचा, अरहम बाहिदी, जारिश, Yes. अब्दुल शकूर, हारिस। ओके चलो। अ कंपाउंड एक्स when heated with aqueous solution of compound Y। अच्छा दोनों कंपाउंड अननोन है बेटा, बहुत ध्यान से करना है। और याद रखना, मैंने पहले भी जिक्र किया था, एमसीक्यू का पेपर जब अटेंड करोगे तो लाइन से क्वेश्चंस मत करना। जो क्वेश्चंस एट अ ग्लांस आ रहा हो वो पहले करना, जो एट अ ग्लांस मुश्किल लग रहा हो उसे छोड़ देना। पहले पूरी कोशिश करो 1 से 40 तक चले जाओ उन तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए जो तुम्हें वन गो में आ रहे हैं, वन गो में आ रहे हैं। उसके बाद दोबारा से रिपीट करो, फिर थर्ड टाइम रिपीट करो। तो इससे तुम्हें ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी अपने आंसर्स में, बजाय इसके कि तुम पहले 1 करो, अब 2 मुश्किल है उसी को सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, 3 मुश्किल है सोचे जा रहे हो ना। आप 1 आ रहा है 1 करो, 2 आ रहा है 2 नहीं आ रहा छोड़ दो, 3 नहीं आ रहा छोड़ दो, 4 आ रहा है। इस तरह से देखोगे तो कम से कम जितने क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहे हैं उतने करो, फिर दोबारा से री अटेम्प्ट करो। चलें अब सवाल पे वापस आते हैं। An aqueous compound X, when heated with aqueous solution of compound Y, produce a gas that turns red litmus paper to blue। हाँ भाई, कौन सी गैस की हिंट है ये? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन कर देता है? ओनली गैस इन योर सिलेबस, दैट इज अमोनिया गैस, है ना? अब कहता है 1 2 3 4 तीन चार स्टेटमेंट्स दी हुई है। वाई कुड बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया गैस के बारे में कह रहा है। अमोनिया गैस बनी है, हिंट दिया, कहता है कंपाउंड एक्स के साथ जब सोल्यूशन वाई को रिएक्ट करा रहे हैं तो एक ऐसी गैस निकल रही है जो कि रेड लिटमस को ब्लू बनाती है। अब कहता है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो सकती है? वाई कुड बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कहता है वाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। फिर कहता है एक्स इज एन एसिड, एक्स कोई एसिड होगा। मुझे बताएं अगर एक्स एसिड होगा तो क्या अमोनिया गैस रिलीज होगी एसिड बेस के रिएक्शन में? बोलो, क्या नो सर। अमोनिया गैस रिलीज होगी एसिड बेस के रिएक्शन में? क्या एसिड के किसी भी रिएक्शन में अमोनिया रिलीज होती है? नहीं होती। एक्स कुड बी एन अमोनियम सॉल्ट, क्या एक्स एक अमोनियम सॉल्ट हो सकता है? बोलो बेटा। अमोनियम सॉल्ट जब बेसिस से नो रिएक्ट सर। करते हैं तो अमोनिया रिलीज होती है। यस। एक्स कुड बी सोडियम नाइट्रेट, क्या नाइट्रेट से भी अमोनिया रिलीज होती है? यस और नो? क्या नाइट्रेट से भी नो अमोनिया रिलीज सर। होती है? नाइट्रेट आयन का टेस्ट क्यों? Yes. नाइट्रेट आयन का टेस्ट याद करो। क्या कह रहे हो तुम लोग? नाइट्रेट आयन में जब NaOH डालते थे तो क्या अमोनिया रिलीज नहीं होती थी? नाइट्रेट आयन का टेस्ट भूल गए क्या? नाइट्रेट आयन को कैसे डिटेक्ट करते थे? जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तब भी अमोनिया रिलीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir.
इज दैट Yes, क्लियर? sir. ओके, तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा? 1 भी ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे 3 भी ठीक है, और अल्लाह भला करे आपका 4 भी ठीक है। अब कौन सा पिक कर सकते हैं हम लोग? ऑप्शंस के हिसाब से देख लीजिए, तो हम 2 एंड 4 पे चले जाएंगे। सॉरी सॉरी, 2 तो गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 तो गलत है। कौन सा ठीक आ रहा है? 3 ओनली, 1 एंड 3, 1 एंड 3 पर। ओके, यस, 1 एंड 3 पर जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हमारे पास 2 तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है ना। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही तसल्ली से करना है, कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप परेशान हो जाते हो। अब देखो इस तरह का, देखो सर क्वेश्चन आपने 5 भी है। 4 भी जी सही है बेटा सर बोले। आपने। बेटा बट 4 ऑप्शन में नहीं है ना, कॉम्बिनेशन में जाओगे ना। कहाँ सर है 4? 4 के उन्होंने साथ बोला 2 था। आ रहा है ना मेरे बच्चे। जब 4 के साथ 2 आ रहा है तो 2 तो गलत हो जाएगा ना मेरे बच्चे। ठीक है ठीक है सर। भाई, ठीक 2 है। तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो ये तो कॉमन सेंस हो गया ना बच्चा। चलो, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ J इज कलरलेस दैट कंटेन कैटाइन एंड क्लोराइड आइन। देखो अभी बता दिया, एक सोल्यूशन J है, उसमें एक आइन तो क्लोराइड है, ये उसने बता दिया। कैट आइन कौन सा है, यानी पॉजिटिव आइन कौन सा है, ये नहीं बताया। Separate samples of the solution gave a white precipitate with few drops of aqueous sodium hydroxide and with few drops of aqueous ammonia. जब few drop aqueous ammonia या sodium hydroxide के डाले तो white precipitate, भाई white precipitate किस किस में बनता था? अब देखो ना, मैंने कहा था याद करना होगा, वरना एटीपी में चार्ट था, यहाँ तो कोई चार्ट नहीं है। व्हाइट प्रेसिपिटेट किस में बनता था बेटा, बोलिए? अली, जिया और काशिफ में, यस और नो? अली, जिया और काशिफ में बनता था। Yes. लेकिन क्या कैल्शियम अमोनिया के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है? कैल्शियम क्या अमोनिया के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता था? नो। अगर आपको याद होगा तो नो। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो व्हाइट पीपीटी देते हैं, बट अमोनिया के साथ व्हाइट पीपीटी कैल्शियम नहीं देता, बल्कि कोई पीपीटी ही नहीं आती। नो पीपीटी वाज फॉर्म विद कैल्शियम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सॉल्ट है वो एल्यूमिनियम या जिंक में से कोई है। आए देखते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट जे इज करेक्ट। जब सवाल को एनालाइज कर लोगे तभी जवाब समझ आएगा। द कैटाइन इन जे मस्ट बी एल्यूमिनियम। भाई हो सकता है या नहीं? कैटाइन एल्यूमिनियम होगा या नहीं, बोलो बेटा। Yes. ओके, क्या Fe2 हो सकता था? व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, क्या Fe2 हो सकता है? नहीं हो सकता। नो। आगे बताओ, अनस, व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड एंड एक्वस बेरियम नाइट्रेट आर एडेड टू सॉल्यूशन J, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। भाई ये किसका टेस्ट दिया हुआ है? बेरियम नाइट्रेट डाल के किसका टेस्ट होता है? सल्फेट का। इसमें कौन सा आइन है? क्लोराइड। तो क्या इसमें व्हाइट पीपीटीज बनेंगे? बोलो भाई। भाई अगर सल्फेट आइन होता है तो बेरियम नाइट्रेट डालने में बेरियम सल्फेट बनता है ना बेटा। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट नेगेटिव आइन का तो उसने जिक्र किया, कौन सा आइन है? क्लोराइड। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसी तरह कहता है व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस बेरियम नाइट्रेट एडेड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ J, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ये दोनों सेम ही स्टेटमेंट दे दी लग रहा है, दोनों गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? द कैटाइन मस्ट बी एल्यूमिनियम। ठीक है जी। जुनैरा, डी कैसे हो गया? ओह, हाँ जी, सोचा जाके। ठीक है बेटा। एल्यूमिनियम कैसे पहुंचे हम? क्योंकि वो व्हाइट प्रेसिपिटेट की बात कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर और एक्वस अमोनिया डालने पर। जिंक ऑप्शन में ही नहीं है। कैल्शियम अमोनिया के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता, सिर्फ एल्यूमिनियम के साथ देता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं आपने एल्यूमिनियम आंसर से सिलेक्ट किया। जो बच्चों को सी और डी में कंफ्यूजन है, सी और डी एक ही स्टेटमेंट है। और बेटा बेरियम नाइट्रेट डालने पर व्हाइट पीपीटी किस में आती है? सल्फेट आयन का टेस्ट होता है ना इस्माइल जिया, यूसुफ बलूच। तो इसलिए वहां पर उसने पहले ही हमें बता दिया था कि नेगेटिव आइन जुनैरा कौन सा है? क्लोराइड है। तो फिर आप सल्फेट वाले Sorry. टेस्ट पे कैसे? ठीक है, चलो ये देख लें बेटा, ये दो क्वेश्चंस देखते हैं। कंपाउंड X इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X इज टेस्टेड एज शोन। कंपाउंड X जो है वो एक सॉलिड है, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन को हमने टेस्ट किया है। कैसे टेस्ट किया है? एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट डालने पर कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब सल्फेट आइन, इसका क्या मतलब हुआ? सल्फेट आइन है या नहीं है? सल्फेट नहीं है, आइन है या नहीं है, बोलो बेटा। नहीं है। ठीक है, सल्फेट फिर नहीं है। कहता है ऐड एक्वस अमोनिया।
अमोनिया डाला तो क्या हुआ, वाइट प्रेसिपिटेट बने जो सॉल्युबल थे एक्सेस में, वाइट प्रेसिपिटेट बने अमोनिया डालने पर जो सॉल्युबल थे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन गए इसका मतलब है कि कैल्शियम तो नहीं होगा, ठीक हो गया, जिंक। कैल्शियम जिंक नहीं क्लोराइड। होगा और अमोनियम भी नहीं होगा। अब रह गया जिंक क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। हाँ भाई, किस पर जाएंगे, जिंक पे, बोले क्योंकि क्लोराइड कौन है जो क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जिंक, जिंक हो क्लोराइड गया, क्लोराइड। ठीक हो गया। तो कैसे पहुंचे, देखो रगड़ रगड़ के रेंग रेंग के आप पहुंचेंगे, जल्दबाजी में नहीं पहुंचेंगे। ये क्वेश्चंस बच्चों को बहुत ज्यादा फंसाने के लिए एग्जामिनर यूज करता है। हर थ्योरी पेपर में आपको इस तरह के स्टाइल का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा है, कहता है एक्वस जिंक क्लोराइड इज टेस्टेड विद वेरियस एजेंट्स। अब देखो जिंक है और क्लोराइड है, विच ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट, कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। एक्वस अमोनिया गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस। हाँ भाई, बताइए जिंक की वजह से जब अमोनिया डालेंगे वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और उसके बाद सॉल्युबल हो यस। जाएंगे एक्सेस में, ये ठीक है या नहीं है, ये बिल्कुल ठीक सर है। करेक्ट। एल्यूमिनियम के जो यस। है वो मैंने बताया था, वो सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है ना। तो यही स्टेटमेंट ठीक है, बाकी ऑप्शन में आपकी तसल्ली के लिए पढ़ लेता हूं। कहता है कॉपर टर्निंग्स गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक। क्या कॉपर जिंक को निकाल सकता है कंपाउंड से, बोलो बेटा, क्या कॉपर जिंक को नो। निकाल सकता है क्या, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, तो कोई ऑब्जर्वेशन आएगी ही नहीं। इसी तरह एसिडिफाइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट गिव अ येलो प्रेसिपिटेट। क्या क्लोराइड से येलो प्रेसिपिटेट आते हैं, क्लोराइड से कैसे आते थे, व्हाइट प्रेसिपिटेट आते थे ना। क्लोराइड आइन तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है सिल्वर नाइट्रेट में, याद है, सिल्वर क्लोराइड की व्हाइट यस। पीपीटी, फिर सिल्वर ब्रोमाइड की पेल व्हाइट और सिल्वर आयोडाइड की पेल येलो। फिर आखिरी ऑप्शन क्या कहता है, एसिडिफाइड एक्वस बेरियम नाइट्रेट गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बेरियम नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा क्लोराइड, क्या बेरियम बेरियम नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अब तो इतनी दफा रिपीट हो गया, बार बार बताया, बेरियम नाइट्रेट सिर्फ किसके साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, जब सल्फेट आइन मौजूद होगा, यस और नो। बोलो बेटा, कहां मन मना गए हो क्या, बात समझ आती है, यस मनाहल, सर। यस सर। ओके। तो बेटा दीज आर इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, क्योंकि असल आपको अंदाजा कराना मकसूद था कि आपके आइडेंटिफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं, क्रोमेटोग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं और गैसेस की डिलीवरी के जो क्वेश्चन हैं वो किस किस स्टाइल से आते हैं। आई वांट एवरीबॉडी कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का यूनिट पूरा सॉल्व करें और उस यूनिट को हल्के में मत लें, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको जल्दी से रिडॉक्स रिएक्शंस के चैप्टर से 5 से 7 सवालात करा देता हूं फ्रॉम रीडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। और रीडॉक्स जैसा कि चैप्टर बड़ा ही छोटा और इजी चैप्टर है, बट एमसीक्यू के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जो चैप्टर बच्चों को एमसीक्यू में लगता है, दैट इज रीडॉक्स। तो लेट्स टॉक अबाउट रीडॉक्स रिएक्शन नाउ। पेज 176 6.1, ओके। ला दी सब मोबाइल खोल के तो। माइक बंद करो, ये किसकी आवाजें आ रही हैं। सभी चेंज कर दिया। बेटा माइक बंद कीजिए, किसकी आवाजें आए मुसलसल आ रही है। ओके, वी हैव रीडॉक्स नाउ। देखो बेटा, अब 2-3 बातें मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं आपको। मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों, हेलो हेलो। सर जी यस सर। सर। ओके बेटा, रिडॉक्स में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आपको 2-3 बातें याद होनी चाहिए। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से थे आपके सिलेबस में, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है और दूसरा कौन सा है K2Cr2O7, और यहाँ पर FeSO4 और पोटेशियम आयोडाइड। इनका कलर चेंज याद होना चाहिए आपको। ये याद होना चाहिए कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट से ही कर रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या करता है,
रिडक्शन, रिड्यूस। और रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने कुछ बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी बताई थी कि अक्सर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिडॉक्स और विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। वैसे इसका असल तरीका होता है चेक कर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। आपने सीखे थे, याद है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते थे बच्चों? अगर मैं आपसे कहूं कि जिंक क्लोराइड में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कैसे निकालते थे? क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और 2 क्लोराइड का -2, तो जिंक का कितना होगा 0 करने के लिए? +2। कुछ याद आई ट्रिक भाई? माइनस, अगर क्लोराइड का, एक क्लोराइड का कितना होता है ग्रुप 7 में? -1, 2 क्लोराइड का -2, तो ओवरऑल चार्ज 0 करने के लिए जिंक शुड हैव अ चार्ज ऑफ +2। तो इस तरह भी निकालते हैं। और इसके अलावा मैं तुम लोगों को जुगाड़ ये बताई थी, याद रखो, जिस रिएक्शन में भी एलिमेंट आ रहा हो, एलिमेंट का मतलब अकेला एलिमेंट या X2, ये एलिमेंट है, आइन नहीं, एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी में आ रहा है सोडियम, किसी में आ रहा है आयोडीन, ऑक्सीजन, जिस रिएक्शन में एलिमेंट आ जाए वो हमेशा रिडॉक्स होगा। ये ट्रिक याद रखो, इससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जिस रिएक्शन में एलिमेंट आ रहा हो, जिस रिएक्शन में एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? अकेला न्यूट्रल एटम या डायटोमिक मॉलिक्यूल। जिस रिएक्शन में एलिमेंट आ रहा हो वो लाजमी क्या होगा? रिडॉक्स होगा। और जब रिडॉक्स होगा इसका मतलब है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होगी। क्या ये ट्रिक दिमाग में घुसती है? जिस रिएक्शन में एलिमेंट आ रहा हो वो लाजमी रिडॉक्स होगा। अरे बहरों गूंगो, बोलते क्यों नहीं हो? ये ट्रिक घुसती है दिमाग जी में? सर जी, याद आ गया। किधर है? प्रोडक्ट के साइड पे कि रिएक्टेंट के साइड पे? किसी भी साइड पे। ठीक है। Okay, sir. अब देखो जैसे ये आ गया, मेनी रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन, यही वो क्वेश्चन होते हैं जो जानलेवा होते हैं, लेकिन आपको इस ट्रिक की वजह से बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या? अब कहता है विच इक्वेशन शो रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सी इक्वेशन रिडॉक्स है? देखो इसका असल तरीका क्या होता? असल तरीका तो ये होता कि आप एक एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाईलाइट करते हैं और चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है या नहीं हो रही। मसलन अकेले एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती, डायटोमिक मॉलिक्यूल की भी 0 होती, फिर HCl में H की +1 होती, इसकी -1 होती, इसकी +2 होती, इसकी -1 होती। अब आप देखते हैं कि यार ये 0 से +2 हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, और ये +1 से 0 हो रहा है तो ये रिडक्शन है। अब आप कहते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। मेरी बात समझे? असल तरीका करने का क्या होता है? हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते। लेकिन जब आपके सर ने आपको ट्रिक बताई एलिमेंट वाली, तो देखो ये एलिमेंट आ गया, यस और नो, बस ये रिडॉक्स हो गया। यहाँ देखो ये एलिमेंट आ गया, ये रिडॉक्स हो गया। यहाँ देखो ये एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट आ गया, रिडॉक्स हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों रिएक्शन रिडॉक्स हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये आपकी जान छूटेगी। अब देखो ये कहता है, अब देखो इसमें देखो ये एलिमेंट नहीं है, ये आइन है, बट ये एलिमेंट है। जब एलिमेंट आ गया तो ये रिएक्शन भी क्या होगा? बोलो, रिडॉक्स होगा। यस और नो? अब देखो सवाल क्या है इसका। अब कॉपर देखो यहाँ दिखाया हुआ चार्ज, कॉपर 2 से कॉपर क्या हो रहा है? यहाँ कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब क्या है? 0। तो 2 से 0 होना क्या है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? Reduction. हाँ भाई, Reduction. कॉपर इज रिडक्शन। और जिंक देखो यहाँ 0 है और 0 से +2 हो रहा है तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। अब ऑप्शन देख लो, कहता है कॉपर 2 इज ऑक्सीडाइज। क्या कॉपर 2 ऑक्सीडाइज हो रहा है? नो। कॉपर 2 इज रिड्यूस टू कॉपर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस तो हो रहा है, लेकिन क्या रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं? By gaining electron. ओके, फिर जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक आइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इज दैट करेक्ट? जिंक ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज करके हो रहा है। यस और नो? यस सर। No. ओके। अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें अंडरलाइन एलिमेंट की कहानी होती है। ये बहरहाल सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब अंदाजा होगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं होता। देखो कहता है इन विच रिएक्शन इज द अंडरलाइन सब्सटेंस रिड्यूस। तो सबको चेक नहीं करना, जो अंडरलाइन सब्सटेंस है बस उसको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कार्बन है। अब कार्बन अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? बोलो बोलो भाई, एग्जाम में खुद करना है, मैं नहीं होगा। कार्बन 0। और अब इसको प्रोडक्ट साइड पे चेक कर लो। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, और -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या होगा? +2। तो कार्बन अगर 0 से +2 हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई? Oxidation. ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ए गलत हो गया। दूसरा देखो, क्लोरीन यहाँ अकेला है तो 0 होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल है,
और यहाँ पर -1 है। 0 से -1 क्या होता है? 0 से रिडक्शन -1 क्या होता है? रिडक्शन। हो गया आंसर, हो गया आंसर। अब यहाँ देख लो, ये मैग्नीशियम यहाँ 0 है और यहाँ -2 +2, तो 0 से +2 अगेन ऑक्सीडेशन होता। जिंक यहाँ Oxidation. 0 है, 0 से +2 अगेन ऑक्सीडेशन होता। तो अगर कहीं पर सॉल्व भी करना पड़ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये उसी वक्त आसान होता है मेरी ट्रिक के बाद। अगर ये ट्रिक पता ना हो तो रिडॉक्स वाले में तो जान, जैसे विच रिएक्शन इज रिडॉक्स, अब जिनको गधों को पता नहीं है वो एक एक रिएक्शन चेक करते हैं, लेकिन जिसको पता है उसके लिए आसान, विच रिएक्शन इज अ रिडॉक्स। तो अब आप देखें, इसमें एलिमेंट नजर आ रहा है कहीं पर? नहीं आ रहा, तो नहीं। ये रिडॉक्स नहीं हो सकता। इसमें एलिमेंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, रिडॉक्स No. नहीं हो सकता। इसमें एलिमेंट नजर नहीं आ रहा, रिडॉक्स नहीं हो सकता। A हो गया। ए रिडॉक्स। यस क्या कहते हो, आसान हो गया? सर, बहुत Yes, मेहरबानी। जी सर। ठीक है, अब ये देखो, मैनी रिएक्शंस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कहता है बहुत सारे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है, यानी रिडॉक्स की बात कर रहा है। अब कहता है एसिडिफाइड मैग्नेट आयन चेंज कलर फ्रॉम कलरलेस टू पर्पल व्हेन रिड्यूस्ड। हाँ भाई, जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट कलर चेंज करता है या नहीं करता? पर्पल टू कलरलेस, नॉट कलरलेस टू पर्पल। अबे कलर चेंज करता है या नहीं करता, वो बताओ पहले। करता है, करता है। करता है, लेकिन करता है। कलर चेंज उसने सही दिया, गलत दे दिया है? कलर चेंज गलत क्या दिया। होता है? प्लीज कम ओ माय गॉड, याद है? पर्पल से प्लीज कम ओ माय गॉड। हाँ, पर्पल से। तो इसलिए जो गधा होगा वो पहला हिस्सा देख के बोलेगा बस यही आंसर है, इसीलिए जल्दबाजी में काम खराब हो जाएगा। लेकिन जो समझदार बच्चा होगा बोलेगा यार गड़बड़ है। चलो आगे देखते हैं। ऑल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन आल्सो इन्वॉल्व रिडक्शन। क्या हर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होती है रिडक्शन भी होती है? यस सर। बोलो भाई। ऑक्सीडाइज में जी। यस सर। भाई क्या हर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसमें रिडक्शन भी होती है? यस सर। No. कैसे डिसाइड किया आपने? नहीं। सर रिडॉक्स में होगी। चलें, इसको हम इनकरेक्ट नहीं करते, लेकिन देखते हैं, ऑड वन आउट पे जाते हैं। ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो रिड्यूस हो रहा होता है। तो जो रिड्यूस हो रहा होगा वो लूज करेगा क्या इलेक्ट्रॉन? नो। नो नो। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड। रिडक्शन लॉस ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। क्या ये सही है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। तो अगर आप ऑड वन आउट पे जाएंगे तो आपके पास फिर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो आपने रूल आउट कर दिए। तो दिस इज द बेस्ट वे कि जब आप किसी बारे में श्योर ना हो तो आप बाकी ऑप्शंस को चेक करें इस तरह, जिससे आपको पता चल जाए कि अगर बाकी गलत होंगे तो जिस पर आपको डाउट है वो सही हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके। अ कंपाउंड डीकलराइजेज एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। एक कंपाउंड है जो पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज कर रहा है। ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डीकलराइज कर रहा है वो क्या होगा? बोलो भाई। रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जो डीकलराइज कर दे वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। चलो, अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया है, बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट कुड बी कंपाउंड बी? व्हाट कुड बी दिस कंपाउंड? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। एथेनॉल से शुरू करते हैं। अगर आप एथेनॉल को देखें तो क्या आपने पढ़ा है अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकते हैं? यस और नो? यस सर। नो सर। क्यों नहीं भाई? अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या? ठीक है। अच्छा, यहां पर आप आयरन को देखें। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या होगी? FeCl2 में आयरन +2। क्या आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है? और क्या ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 की स्टेट भी बना सकता है? यस और नो? यस सर। यस भाई, FeCl2 है, अगर उसको मैं पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट कराऊं तो चूंकि इसमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी है, Fe3 बना सकता है ना ये, तो कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या मैग्नीशियम ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं। और जब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो क्या ये ऑक्सीडाइज होगा, मजीद चेंज करेगा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आंसर क्या बन जाएगा बेटा? बोलिए। 2 and
3। दोबारा से अप्रोच समझा देता हूं भाई। अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो पता है ना सबको। यस। और यस इसी सर। तरह जो आयरन है, Yes. आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, एंड आयरन Cl2 में FeCl2 में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ अगर देखो ये FeCl2 नहीं होता, आपको गिवन होता बेटा, गौर सुनना हफ्सा, FeCl3 गिवन होता, तो क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता? क्या Fe3 फर्दर ऑक्सीडाइज होता है FeCl3? नहीं होता। Fe की दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe2 और Fe3। अगर यहाँ FeCl3 लिखा होता तो फिर आंसर 3 ओनली होता। बात समझ आ रही है? लेकिन क्योंकि यहाँ FeCl2 लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका मतलब है आयरन 2 है, आयरन 2 कैन फर्दर बी ऑक्सीडाइज टू आयरन 3। इज दैट क्लियर? यस सर। चल अब देखो, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड। देखो एलिमेंट आ रहा है इस रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा ये रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स। बोलो। फिर आगे देखो, विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स। यहाँ एलिमेंट आ रहा है, ये रिडॉक्स हो गया, यहाँ एलिमेंट आ रहा है, ये रिडॉक्स हो गया, यहाँ एलिमेंट आ रहा है, ये रिडॉक्स हो गया, लेकिन इसमें एलिमेंट नहीं आ रहा तो ये रिडॉक्स नहीं होगा। भाई शॉर्टकट से आसानी हो गई। क्लियर है? जी सर। ये बहुत अच्छा सवाल है। आयरन 2 आइन रिएक्ट विद क्लोरीन। देखो आयरन 2 क्लोरीन से रिएक्ट करके आयरन 3 बना रहा है। आयरन 2 से 3 बन रहा है, इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन यहाँ 0 है, 0 से -1 हो रहा है, ये क्या है? रिडक्शन है। अब कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। क्या क्लोरीन रिड्यूस्ड हुई है? बाय आयरन 2 यस। यस Yes or no? By iron 2. That should be correct, but let's see बाकी options देखते हैं। Chlorine is the reducing agent. क्या chlorine reducing agent होगा अगर reduce हो रहा है तो? It would be an oxidizing agent. Yes or no? यस सर। उसी तरह iron 2 ions are reduced. क्या iron 2 ions reduce हो रहे हैं? No. Iron 2 नो ions are oxidizing agent. ये भी तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? सीधा सीधा ए ए ठीक, ये ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये ट्रिक इसमें भी लगेगी। ये दो सवाल देखो। पहले 25 देखो, विच आयोनिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी आयोनिक इक्वेशन रिडॉक्स है, बता सकते हो? ए देखो ए एलिमेंट किस में आ रहा है? नहीं बेटा, ए ए कहां से होगी? ए कहां से हो गई? ए में तो एलिमेंट है ही नहीं। ये एलिमेंट थोड़ी है, ये क्या है? तुम लोग तो ट्रिक का भी बेड़ा गर्क आइंस करोगे। आइंस है। आयंस है। आयन। आइंस है बेटा। ठीक है, तो आपको ट्रिक किस पे लगानी है? एलिमेंट पर। ठीक है, तो एलिमेंट वाले पे जाना है यार। सही, ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो ऊपर वाला है ना, इसको देखो। इन विच रिएक्शन इज नाइट्रिंग एज एन ऑक्सीड। ये बहुत बच्चों को इस तरह का सवाल आता है कि इनमें से कौन से रिएक्शन में फला कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है। मुझे बताओ, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट किसी रिएक्शन होता है, यस और नो? यस और नो? जी जी सर। अब देखो, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? देखो इनमें कोई एलिमेंट है? नहीं है ना। जब एलिमेंट नहीं है तो रिडॉक्स नहीं है, जब रिडॉक्स नहीं है तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। अब आप देखें, एक आम बच्चे के लिए कितना परेशान कुन किस्म का एमसीक्यू है, और आप देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। तला देखो कितने सालों में रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है ये सवाल। क्यों? क्योंकि इस तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों को फंसा देते हैं। जिनको तरीका स्मार्ट वे नहीं पता होता वो फंस जाते हैं। आपसे उसने पूछा कि किस रिएक्शन में फला कंपाउंड, फला एलिमेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो आपने कहा कि सर ने बताया था कि जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी लाजमी होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें हो वो रिडॉक्स होता है। तो आपने जल्दी से देख लिया कि कौन सा रिएक्शन पे रिडॉक्स है और कौन सा नहीं है। तो आपको जब आपने स्मार्ट ट्रिक पकड़ ली तो आपको फौरन पता चल गया कि भाई कौन सा रिडॉक्स है और कौन सा नहीं। उस बेसिस पर आपने डिसीजन ले लिया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बट सर ये लाजिम है कि मतलब एलिमेंट हो रिएक्शन में? एलिमेंट वाला हर ऐसा नहीं हो रिएक्शन सकता ये रिडॉक्स होता एलिमेंट है। ना हो, आयंस ही हो सकता। देखो ऐसा होता है ओ कि सिर्फ लेवल में आयंस का रिएक्शन रिडॉक्स हो? बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। अभी तो वो तो आएंगे तो चार्ज नजर आ जाएंगे ना ये लोग। मैंने ये थोड़ी कहा है कि सिर्फ एलिमेंट वाला रिडॉक्स होता है। मैंने कहा है कि जिसमें एलिमेंट, ये तो अभी पास ओवर में आया। तुम तो नींद, मुझे लगता है जोनैरा तुम नींद में रहती हो। अभी पीछे नहीं सवाल नहीं आया था ये। सर। मैंने ये तो थोड़ी कहा है सर कि हम जिसमें ये जो कैसे? सिर्फ एलिमेंट। अब देखो ये रिडॉक्स होगा ना,
जिंक 2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। आयरन 2 से आयरन 3 हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स हो गया। तो मैंने ये नहीं कहा कि जी एलिमेंट वाला मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ एलिमेंट वाला रिडॉक्स होता है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में एलिमेंट आ जाए वो लाजमी रिडॉक्स होता है। तो आपके ओ लेवल में ये ट्रिक दौड़ेगी जी। इसमें सर आपने कैसे चूज किया ए? ये मैं बस पूछ रही हूँ, थोड़ा आंटी कंफ्यूजन इतना हो बड़ा रही है मुझे। एलिमेंट नजर नहीं आ रहा आपको? क्या हो गया, कैसे कंफ्यूजन हो रही है? ये कॉपर नजर नहीं हाँ, आ रहा आपको यहाँ लिखा हुआ Cu? अच्छा, चलो सही अभी है, भी दिखा या नहीं थैंक दिखा? यू। नहीं नहीं चल, मैंने नहीं देखा था, चले मैंने सही है कैसे सही है? नहीं नहीं आपको ये मैंने एलिमेंट दिखा नहीं, ये बताएं मुझे। नहीं नहीं सर, मैंने देख लिया था, बट देन मैं सोच रही थी कि रिएक्शन में 3 आ रहे हैं ना, मतलब तो इसलिए। क्या 3 आ रहे हैं, क्या 3 आ रहे हैं, समझा नहीं मैं। प्रोडक्ट 3 आ रहे हैं? जी। मतलब आपने कहा कि सर ने ट्रिक बताई है तो पहले एवं ही बताई होगी, ये पता नहीं कहीं अप्लाई होगी भी या नहीं नहीं होगी। यार नहीं अब ऐसा नहीं करो, नहीं अब नहीं ऐसा सर, नहीं करो, एक वी तो ट्रस्ट यू यार ब्लाइंड। छोड़ो यार, छोड़ो बे, दफा करो। चलो, ओए होए होए होए, अब देखो कितनी जगह काम करेगी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये दो वाले 29 30 देखो। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, हाँ भाई ये क्या होता है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका कलर चेंज क्या होता है? इसका कलर चेंज क्या होता है बेटा? ब्राउन टू कलरलेस। जी बेटा, क्या कलर चेंज होता है इसका? ब्राउन टू ब्राउन कलरलेस टू ब्राउन। ब्राउन टू कलरलेस, कलरलेस टू ब्राउन। कलरलेस टू ब्राउन। अभी तो ब्राउन टू कलरलेस कह रहे थे जी भाई। पोटेशियम आयोडाइड का कलर चेंज क्या होता है बच्चों? कलरलेस टू येलोइश ब्राउन। लड़कियों की आवाज नहीं आ रही, सिर्फ लड़कों की दो आवाज आ रही है। पोटेशियम आयोडाइड का कलर चेंज क्या होता है? कलरलेस टू ब्राउन या ब्राउन टू कलरलेस? ब्राउन टू कलर ब्राउन। कलरलेस। कलरलेस टू ब्राउन, चलें। कलर तो अब सवाल, ठीक है कलरलेस टू ब्राउन होता है। आगे चलें, कहता है अच्छा चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट का खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा। अब ऑक्सीडाइज। इसमें ऑप्शन पढ़ लो, कहता है आयोडाइड आइन आर रेडिली डैश ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? ऑक्सीडाइज। A positive result for the test is when the solution changes color from colorless to brown. Yes or no? ठीक हो गया? यस। नेक्स्ट देखो बेटा, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से जी बेटा। अब रिडॉक्स कौन सा होगा? इसमें देखो एलिमेंट है, ये रिडॉक्स, इसमें एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट नहीं है। आंसर क्या हो गया बोलो? ए। ए हो गया, ठीक है। विच आयोनिक इक्वेशन डिस्क्राइब द रिडॉक्स रिएक्शन? और से देखो, इसमें एलिमेंट आ रहा है, ये रिडॉक्स हो। यूसुफ इस्माइल बात समझ आ गई या नहीं आ गई? वर्दा कासिम, यस सर। चलो। अच्छा बेटा, अब और याद करें जब मैंने ऑर्गेनिक का सेक्शन कंप्लीट कराया था तो ऑलमोस्ट हर ग्रुप को ऑर्गेनिक के इंडिविजुअल टॉपिक्स के 8 8 10 10 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? अब करेंगे ये कि आप मेरे कल के सेशन से पहले, कल का सेशन शाम में रखेंगे 6 साढ़े 6 बजे के करीब, तो कल के सेशन से पहले पहले आप इन दो टॉपिक्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और साथ साथ ये क्या नाम है रिडॉक्स, इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के अलावा ऑर्गेनिक के जो पास पेपर की वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी डलवा दी हैं, वो देखेंगे। अगर आपको याद नहीं है, नहीं तो ऑर्गेनिक सॉल्व करेंगे। और एक पेपर आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो करना है लाजमी तौर पर। एक पेपर आपको होमवर्क दे रहा हूं एंड दैट इज जीसीएसई का पेपर। ये छोड़ो जीसीएसई, ये पेपर है मई जून 2019, मई जून 2019 बेटा, मई जून 2019। ये पेपर आप आज से कल के दरमियान रिडॉक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब जल्दी हो जाएगा ये कंप्लीट। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बहुत जरूरी है करना अगर तुमने अच्छा स्कोर करना है। बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में। आप ऑर्गेनिक का पार्ट पूरा करेंगे
और 7 ये पेपर करेंगे। मई जून 2019 जिसने किया हुआ है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया हुआ उसको बोल रहा हूँ। मई जून 2019 ये आप बिफोर टुमारो, आज जैसे मैं रात में रखना पड़ गया, मजबूरी थी सेशन, कल शाम में रखेंगे तो लंबा चलेगा 2-2.5 घंटे। जी हाँ, GCSE का है, IGCSE के बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं कराने हम, ठीक है। ये आपको बिफोर टुमारो करना है, कल 6 या 6:30 बजे या मैक्सिमम 7 बजे के करीब हम सेशन कंडक्ट करेंगे। ये वेरिएंट है बेटा 1-2, वेरिएंट है 1-2, वेरिएंट है 1-2, सर अक्टूबर नवंबर। ठीक है। अबे मई जून क्या हो गया, अंधे हो, नजर नहीं आ रहा ये MJ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? माइकल जैक्सन का MJ लिखा हुआ है क्या? मैंने रिटर्न में दे रहा हूँ फिर भी। मई जून बहुत अच्छा पेपर है ये, मई जून 2019 का पेपर करेंगे। रीडॉक्स के सारे सवाल, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के सारे सवाल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं पहले कल मोल शुरू कराऊंगा, अभी थका हुआ दिमाग है तो मोल समझाते हुए दिमाग खराब हो जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग की रॉ फाइल में शेयर कर देता हूं, और ये जो सॉफ्ट कॉपी मैं सॉल्व करा रहा हूं ये मैंने पहले भी शेयर की थी, ये दोबारा शेयर कर देता हूं। जी हाँ, GC का आप वाला, जी आजम आप वाला 2019 का पेपर